जय श्री कृष्णा मित्रों, आज जो मैं करने जा रहा हूँ श्री धीरू भाई अंबानी की जन्म कुंडली विश्लेषण। मित्रों, मैं इनकी जन्म कुंडली आज विश्लेषण करूंगा। मैं बिल्कुल भी शीघ्रता से, बिल्कुल भी जल्दबाजी में विश्लेषण नहीं करूंगा। बिल्कुल आराम से और धैर्य पूर्वक और एक एक सूत्र को समझाते हुए, एक एक योग को समझाते हुए जन्म कुंडली विश्लेषण करूंगा। जो इस वीडियो को पूरा देखना चाहे वही इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखे, अन्यथा मैं तुरंत प्रभाव में बस 1 मिनट का 2 मिनट का कुछ ऐसा बता दूं, ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जन्म कुंडली, आप कोई भी जन्म कुंडली अध्ययन न देखें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम ये जन्म कुंडली विश्लेषण पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि इससे आपको जीवन में एक तो प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम प्रारंभ करते हैं इनकी जन्म कुंडली। धीरू भाई अंबानी जी की जन्म कुंडली, माफ कीजिए, मैंने इनका जो जन्म समय और जन्म दिनांक 1932 का इनका जन्म है। प्रातः 6:32 ऐसा कुछ समय है और गुजरात में इनका जन्म हुआ है। वरसाल ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ है। दिनांक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है मित्रों, मैं इनकी जन्म कुंडली विश्लेषण पाता हूँ। हमारा उद्देश्य केवल ग्रहों को समझना है, इसको समझना है। सबसे पहले हम आते हैं धनु लग्न की इनकी जन्म कुंडली है और धनु लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। धनु लग्न इनकी जन्म कुंडली है और लग्नेश जो कि कर्म भाव में आकर बैठ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धनु लग्न में जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और मंगल, जो कि इनको जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। कब जब इनकी महादशा और अंतरदशा आएगी, तब जब ये गोचर में विचरण करेंगे, तब गोचर तो देखो हर व्यक्ति नहीं जान पाएगा, उसके लिए बार बार पढ़ने से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन कारक महादशाओं को व्यक्ति अवश्य देख सकता है और अवश्य समझ सकता है। सबसे पहले मैं इनके पंचांग के बारे में बात करूं तो इनका जन्म शुक्ल पक्ष में की एकम को हुआ। गण इनका मनुष्य गण है और ये क्षत्रिय वर्ण में इन्होंने जन्म लिया। क्षत्रिय वर्ण इनकी जाति से मैं संबंध नहीं कर रहा हूँ, वर्ण में जन्म लिया है। जन्म कुंडली में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण। इन्होंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया। क्षत्रिय वर्ण का मतलब ये हुआ, तात्पर्य कि व्यक्ति पराक्रमी होता है, बहुत मेहनत करने वाला होता है। ठीक है मित्रों, अब हम इनके जन्म कुंडली पर आते हैं। मित्रों, मैं बहुत जल्दी बोर्ड लेके आऊँगा और बोर्ड पे आसानी से समझाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से भी मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। मेरे चैनल को कृपया, अगर अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दें। सब्सक्राइब वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मित्रों इतना जरूर कर दें, मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं इनकी जन्म कुंडली में आता हूँ। मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्नेश 9 नंबर लग्न का स्वामी 10वें भाव में आके बैठ गया। लग्नेश का दशमस्थ होना, मित्रों आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो ये नोट कर लो। सबसे पहले इस सूत्र को नोट कर लो। लग्नेश अगर कभी भी दशमस्थ हो जाए तो ये महानतम राजयोग है, यानी व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य हो जाता है वो होता है कर्म करना और कर्म से ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना। बस कर्म करना ही उसका जीवन का उद्देश्य रह जाता है। आप अपने जन्म कुंडली खोलिए, अगर आपके भी लग्नेश दशमस्थ है तो आप मान के चलिए आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि कर्म करना और कर्म से सब कुछ प्राप्त करना। देखो, मेरा जन्म कुंडली विश्लेषण का उद्देश्य ये नहीं कि फटाफट बता दूं कि जैसे ये लग्नेश दशमस्थ हो गया है तो बहुत अच्छा राजयोग है, भाग्य लग्न में जाके बैठ गया, बहुत अच्छे भाग्यवान हो गए हैं, धन भाव का स्वामी धन भाव में है तो बहुत धन। ऐसा नहीं है। जो भी बताना है प्रमाण के साथ बताना है, तथ्यों के साथ बताना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो हालांकि वो तो जन्म कुंडली देखने पर ही पता चलेगा कि आपके साथ भी, आपकी भी ऐसी ग्रह की अवस्था और आपके साथ नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा जो उद्देश्य है हर राजयोग को बारीकी से बताना, प्रमाण के साथ बताना, तथ्यों के साथ बताना, किसी कारण के साथ बताना और उसके रिजल्ट को एकदम सही दिशा में, सटीक दिशा में बताना। यही मेरा जन्म कुंडली विश्लेषण का उद्देश्य है। मैं तुरंत प्रभाव में कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है मित्रों,
अब जैसा कि हम देख रहे हैं लग्नेश का दसमस्त हो जाना, व्यक्ति लग्नेश जहां भी जाकर बैठता है उस भाव में वृद्धि कर देता है। ये सूत्र आप नोट करके रख लीजिए, लग्नेश जहां भी जाकर बैठेगा उस भाव में वृद्धि कर देगा। ऐसा नहीं है कि छठे और आठवें भाव में जाके बैठेगा तो शत्रु की वृद्धि करेगा और आठवें भाव में देखेगा तो मृत्यु की वृद्धि कर देगा, ऐसा नहीं है। आठवें में बैठेगा तो आयु की वृद्धि करेगा, छठे में बैठेगा तो अपने शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाला होगा। हाँ, ऋण में थोड़ी वृद्धि कर सकता है। चलो छोड़ो, हम दूसरी बात पर जाके वापस पुनः अपने शीर्षक पे आते हैं। लग्नेश अगर दस्तमस्त हो जाए तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति का जीवन में उद्देश्य एक ही हो जाता है कि कर्म करना और कर्म से सब कुछ प्राप्त करना। ठीक है, सबसे पहला बिंदु मैंने बता दिया। एक चीज मैं बता दूं, इनका जो लग्न है वो 1 अंश 37 कला का है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही न्यून है। कौन सी राशि है? विषम राशि, यानी वृद्ध अवस्था का है, बहुत कमजोर हम इसको कहेंगे। और लग्नेश जो कि बृहस्पति है वो है 0 अंश 7 कला। देखो, मैं अंश बल को बहुत महत्व देता हूँ जन्म कुंडली में, तात्कालिक मित्रता को बहुत महत्व देता हूँ। मेरी जन्म कुंडली जिन्होंने मुझसे विश्लेषण करवाई है जन्म कुंडली, और जो मेरी जन्म कुंडली, जो मेरे वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं, जो मेरी जन्म कुंडली को, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बस तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता और अंश बल, इसी पे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण निर्भर रखता हूँ, ताकि ये हम समझ सके, ये पता कर सके कि वास्तव में जो ग्रह बैठा है वो फल देने लायक भी है कि नहीं है, कि केवल वहाँ बैठा है तो फल दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, लग्न का मान 1 अंश बहुत ही न्यून, बहुत ही कमजोर, और लग्नेश 0 अंश पर बहुत ही कमजोर अवस्था में। मित्रों, छः अंक लिखा है यहाँ पर, 6 नंबर लिखा है, यानी कन्या राशि, और लग्नेश वहाँ जाकर बैठे 0 अंश पे, यानी सम राशि में 0 से 6 तक मृत अवस्था में होते हैं, तो 0 अंश पर है तो ये वैसे ही मृत अवस्था में। तो मित्रों, लग्न का मान वृद्ध अवस्था में, लग्नेश मृत अवस्था में, और व्यक्ति इतना अरबपति खरबपति, इतना बड़ा विद्वान, माफ कीजिए, इतना बुद्धिमान और इतना संपन्न परिवार कैसा हो गया जब व्रत लग्न 0 है और लग्नेश भी 0 है। मित्रों देखो, लग्नेश दसमस्त हो गया है तो ये सबसे पहले तो एक राजयोग हो गया, लेकिन लग्न का मान 1 और लग्नेश 0 होने से ये अर्थ निकला कि व्यक्ति ने जीवन में जो कर्म करके जो पाया है, जितना भी धन पाया है, कैसे पाया है मैं सब बाद में बताऊंगा और कौन सा सूत्र लगे, लेकिन अगर इसका मान वृद्ध है या मृत है तो मान के चलिए व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। संघर्ष नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। और धीरू भाई अंबानी ने कितना संघर्ष किया है यह तो कोई उनके साथ का ही व्यक्ति बता सकता है, और यह जब आप उनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तब जानोगे कि धीरू भाई अंबानी ने जीवन में कितना संघर्ष किया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप शायद उतना संघर्ष कर सकते हैं नहीं कर सकते तो स्वयं आप ही जानते हैं, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि धीरू भाई अंबानी ने कितना संघर्ष किया। ये जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे क्यों संघर्ष किया, इस वजह से संघर्ष किया। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इनके जो लग्न में है वो कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है। सूर्य और चंद्रमा, मित्रों देखो, सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हैं तो ये, और इनका जन्म कब का हुआ? शुक्ल पक्ष एकम का, यानी जिस दिन अमावस्या थी उसके अगले दिन जब एकम थे तब इनका जन्म हुआ, यानी अमावस्या के बिल्कुल पास का इनका जन्म है, या लगभग अमावस्या का ही हम कह सकते हैं सूर्य चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो मित्रों, इनका जो चंद्रमा है वो क्षीण चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा। तो आप क्या मानते हो, धीरू भाई अंबानी का मानसिक तनाव उनको नहीं होगा? बहुत ही उच्च कोटि का उनको मानसिक तनाव होगा। केवल मानसिक तनाव होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, भयंकरतम और उच्च कोटि का मानसिक तनाव होगा। और जितना बड़ा व्यक्ति आदमी बनता है, जितना बड़ा उसका कारोबार होता है, उसको उतना बड़ा मानसिक तनाव रहता है। इनको भी मानसिक तनाव 100% रहा होगा, ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। और ऊपर से केतु की 5वीं दृष्टि इनके चंद्रमा पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, भयंकरतम स्तर का इनका मानसिक तनाव रहा होगा। ठीक है मित्रों, लेकिन अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि लग्न में चंद्रमा बैठे। मित्रों देखो, आप एक चीज करके नोट कर लो, ये भी एक सूत्र है, लग्न में जिस किसी के भी चंद्रमा बैठे हो तो मान के चलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लग्न में इसके बहुत ही ज्यादा कल्पना करने वाला, बहुत ही ज्यादा विचार करने वाला, मतलब
मनसी प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, मनस्वी प्रकृति का ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब कल्पनाएं करने वाला, कुल नाम कल्पनाएं ही कल्पना है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। केवल और केवल कल्पना करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन उस कल्पना को मूर्त रूप व्यक्ति दे पाएगा अथवा नहीं दे पाएगा, क्या उस कल्पना से आगे बढ़कर उसको जमीन पर पहुंचा पाएगा? ये चंद्रमा जो कि 21 अंश 6 कला पर विराजमान है, बहुत ही ज्यादा बलवान अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में है, लगभग बलवान अवस्था में है। तो क्या ऐसा सूर्य, क्या माफ कीजिए, क्या ऐसा चंद्रमा केवल कल्पना ही कराएगा या फिर व्यक्ति को जमीन पे धरातल पे कुछ करने के लिए प्रेरित भी करेगा? अवश्य प्रेरित करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, व्यक्ति केवल कल्पना करता है। व्यक्ति ठंड पड़ रही है, भयंकर सर्दी है और बिस्तर में बैठा और कल्पना कर रहा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मित्र, आपको करने के लिए उस बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। उस ठंड में, कड़ाके की ठंड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, एवं आपको भाग्य को भी देखना पड़ेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। पता चला है कि आप मेहनत करते जा रहे हो और जो भी कार्य करने जा रहे हो, अरे आप 5 मिनट लेट हो गए, थोड़ी देर पहले ही वो निकला। ये होता है भाग्यहीन व्यक्ति। और अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मैं 5 मिनट में जाने वाला था। ये होता है भाग्यशाली व्यक्ति। मतलब आप 2 कदम चलो और आपको 20 कदम का रिजल्ट मिले, इसका मतलब आपका भाग्य बहुत बलवान है। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है तब वो व्यक्ति कर्म भी करता रहता है, मेहनत भी करता रहता है और उसको भाग्य का साथ भी मिलता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास करता रहता है। 2 कदम चलता है, 20 कदम का रिजल्ट रहता है। सबसे पहला मैं एक चीज बता दूं आपको, इनके भाग्य भाव का स्वामी जो कि सूर्य है वो लग्न में जाकर विराजमान हो गए। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना और भाग्य का स्वामी लग्न में बैठना महाभाग्यवान योग बन गया है मित्रों। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो मुकेश, माफ कीजिए, धीरू भाई अंबानी, एक तो दसमस्त हो गया लग्नेश, तो एक ये राजयोग बन गया, एक भाग्य का स्वामी लग्न में जाके बैठ गया, यानी बहुत भाग्यशाली योग बन गया। ये भाग्यशाली योग कहेंगे, इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। तो भाग्य का साथ इनके साथ है, कर्म करने के लिए ये तत्पर है। हालांकि हो सकता है इन्होंने संघर्ष किया है और किया ही होगा, क्योंकि लग्न व्रत है तो अवश्य संघर्ष किया होगा इन्होंने। अब सूर्य इनके लग्न में बैठ गए मित्रों। अगर सूर्य जब लग्न में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति केवल सोचता नहीं है, ऐसा व्यक्ति परम तेजस्वी, पराक्रमी और अपने बाहुबल से सब कुछ करने वाला होता है। सूर्य लग्न में बैठ के व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति की ख्याति प्रसिद्धि इतनी बढ़ा देता है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना कर देता है। कितनी गुना करेगा? 1000 गुना करेगा कि सिर्फ 2 गुना करेगा, सिर्फ 1 गुना करेगा, आधा गुना करेगा या 500 गुना करेगा? ये इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका सूर्य कितना बलवान है। तो सूर्य इनका बहुत बलवान है। सूर्य इनका बहुत बलवान है। सूर्य क्यों बलवान है? क्योंकि सूर्य जिनकी राशि में बैठा है, धनु राशि यानी गुरु की राशि, तो गुरु और सूर्य नैसर्गिक मित्र है एवं तात्कालिक मित्र भी हो गए। 1 2 3 घर पीछे गुरु बैठा हुआ है, तात्कालिक मित्र यानी अति मित्र अवस्था में हो गए। तो गुरु सूर्य इनका 100% रिजल्ट देने वाला हो गया। ठीक है मित्र, तो ये परम पराक्रमी, भाग्यशाली, कर्मठ, ये सब संयोग इनके मिल रहे हैं। संयोग देखो, आप संयोग को समझो। अब मैं कुछ माइनस पॉइंट भी है वो भी बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मानसिक तनाव इनके उच्च स्तर का है, लेकिन मित्रों ये कहाँ पर लिखा है कि अगर आपके भयंकर मानसिक तनाव है तो आप धन संपदा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। मानसिक तनाव होना अलग स्थिति है, धन संपदा से परिपूर्ण होना अलग स्थिति है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले भाव पर। देखो, अब एक चीज जो देख पा रहा हूँ मैं, बुध और शुक्र दोनों द्वादश भाव में विराजमान है। मित्रों देखो, द्वादश भाव में इनके शुक्र विराजमान है। तो शुक्र, एक सूत्र आप और नोट कर लीजिए। एक सूत्र, चलो मैं लगे हाथ एक सूत्र और बताया। तो शुक्र जब भी द्वादस्थ हो जाए, किसी की भी कुंडली में हो, किसी भी लग्न में हो, किसी भी राशि में हो, ये आप सूत्र नोट करके रख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। शुक्र जो कि यहाँ पर विराजमान है द्वादश, अगर शुक्र 12वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हो तो मान के चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली, धनवान और सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला, स्वयं भोगने वाला।
दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए बता रहा हूँ मैं। स्वयं भोगने वाला, हवाई यात्रा करने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, लग्जरी वाहन में घूमने वाला अवश्य होता है। क्यों होता है मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त में बताया था, अन्यथा ये बड़ा विषय हो जाएगा। देखो 12वां भाव जो होता है वो होता है व्यय का भाव। किसका भाव होता है? व्यय का भाव। और व्यय के भाव में अगर शुक्र जाके बैठ जाए तो शुक्र किसका कारक है? शुक्र भोग, विलासिता, लग्जरीज, ब्रांडेड आइटम, सुंदर आइटम जितने भी है, बड़े बड़े ब्रांडेड वाहन, ब्रांडेड गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, चार्टेड प्लेन, एरोप्लेन, इन सब का जो कारक है वो शुक्र है। बड़े ब्रांडेड कपड़े, सुंदर कपड़े, अच्छे कपड़े, इन सब का कारक शुक्र है। तो शुक्र इसका कारक है और शुक्र इनके 12वें भाव में बैठा है, तो शुक्र इनके अति विशिष्ट कारक हो गया। अति विशिष्ट कारक हो गए, शुक्र ने इन सबको लग्जरी चीजें प्रदान करी है। एक चीज मैं और आपको केवल शुक्र के बैठने प्रमाण के साथ बताता हूँ, समझिए। शुक्र किसकी राशि में बैठे हैं? मंगल की राशि में। और मंगल कहाँ विराजमान है? यहाँ। शुक्र और मंगल दोनों नैसर्गिक शत्रु होते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र 1 2 3 घर पीछे बैठे, यानी तात्कालिक मित्रता में हुए, यानी सम अवस्था में हुए। नैसर्गिक शत्रु एवं तात्कालिक मित्रता, यानी एक तरफ तो शत्रुता, एक तरफ मित्रता, दोनों मिला के सम अवस्था होगी, ना मित्रता ना शत्रुता। इसीलिए इस शुक्र ने भी बहुत हद तक 70% तक बहुत हद तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया, ठीक है मित्रों। अब मैं आता हूँ अपने अलग पॉइंट पे। देखिए एक चीज और आप नोट करके रखिए मित्रों, आज के धन भाव में आप देख रहे हैं जो कि 10 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे शनि विराजमान है। शनि किसकी राशि में शनि विराजमान है? और शनि कितने अंश पर विराजमान है? 10 अंश और 40 कला पर शनि विराजमान है। यानी शनि ठीक है, बहुत हद तक ये बलवान हुए, सामान्य है, इतना भी नहीं पर ठीक है, अच्छी अवस्था में। धन भाव का स्वामी स्वग्रह होकर धन भाव में बैठा है, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था होगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन संचय अवश्य करता है, प्रॉपर्टी अवश्य लेता है, एवं अपने जीवन में या तो उसको पैतृक संपत्ति बहुत अधिक मिलती है, अन्यथा वो अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से बहुत अधिक, बहुत हद तक पैतृक संपत्ति बनाने का कार्य वो करता है, ठीक है। तो इनको वैसे इनके पिताजी शिक्षक थे और इनके पिताजी से इनको इतनी पैतृक संपत्ति वगैरह मिली नहीं, जो सामान्य सबको मिलती है वो इनको मिली, लेकिन इन्होंने अपने बाहुबल से बहुत हद तक पैतृक संपत्ति वगैरह, धन दौलत, गाड़ी घोड़े, बंगला, मकान सब बनाने का कार्य किया, ठीक है मित्रों। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो क्योंकि होता क्या है, जब हम बड़े बड़े लोगों की जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये प्रारब्ध है और प्रारब्ध की वजह से ऐसा प्राप्त हुआ और ग्रहों पर हम ध्यान नहीं देते। नहीं मित्रों, ये गलत तथ्य है। हम ज्योतिषी हैं, हम ज्योतिषी होकर केवल प्रारब्ध को कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। केवल हम प्रारब्ध कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये इतने बड़े बने हैं तो कहीं ना कहीं उन राजयोगों का भी इनके कहीं ना कहीं जीवन में प्रभाव होगा, और कुछ दुर्योग है तो उनका भी प्रभाव होगा, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए 10 जो नंबर लिखा है, 10 नंबर शनि। अब इसके एक तरफ राहु बैठा है, एक तरफ सूर्य बैठा है। सूर्य भी लगभग पापक ग्रह है, राहु भी लगभग पापक ग्रह है और चंद्रमा भी लगभग पापक ग्रह है। तो सूर्य और राहु, इसने जो धन भाव है इसको पाप मध्यत्व में डाल दिया, पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। अब जब ये दोनों तरफ से पाप कर्तरी दोष में धन भाव आ गया है, तो यही कारण था मित्रों कि धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तब तक उनके पास धन एकत्रित नहीं हुआ। इधर से उधर दौड़ते रहे, फिर उनके भाग्य ने उनका साथ दिया। कर्मठ वो है ही, क्योंकि धन भाव लग्न का स्वामी कर्म, अपने कर्मठ प्रवृत्ति एवं भाग्य का पग पग पर उनके साथ देने की वजह से उन्होंने इस पाप मध्यत्व के खोने के बावजूद भी इतना धन एकत्रित किया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात नहीं कहूँगा कि देखिए मित्रों कि भाई पाप मध्यत्व में है तो भी धन एकत्रित किया, नहीं, ये विरोधाभास बात है। मैं इसको प्रमाण के साथ बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। देखो मित्रों, यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है, ठीक है। आप देखिए बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति किसकी राशि में विराजमान है? बृहस्पति बुध की कन्या राशि में, कन्या राशि यानी बुध की राशि में विराजमान है। बुध यहाँ पर जो कि बुध की राशि में विराजमान है, और बुध जो कि इनसे द्वादश भाव में बैठे हैं,
मतलब कुंडली में लग्न से द्वादश भाव में बैठे हैं, तो गुरु के जो नैसर्गिक शत्रु है बुध एवं तात्कालिक मित्रता में 1 2, यानी तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं। तो नैसर्गिक शत्रु एवं तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं, तो ये सम अवस्था में हुए तो कहीं ना कहीं गुरु अच्छे फल देने वाले हो। अब गुरु की कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5। तो गुरु सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है जन्म कुंडली में। शुक्र और गुरु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सर्वाधिक शुभ ग्रह। इस शुभ ग्रह की दृष्टि इस पाप कर्तरी पाप मध्यत्व पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं 70%, 60 से 70, बल्कि 70 नहीं, मैं 80% इस दोष से मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त कर दिया? 2 कारण मैं बताता हूँ। पहला तो शनि स्वयं स्वग्रही है, तो कहीं ना कहीं शनि स्वयं बहुत बलवान है। हालांकि इनकी जन्म कुंडली में यह अकारक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये बलवान है। और गुरु की दृष्टि पड़ने से पाप मध्यत्व के प्रभाव को लगभग न के बराबर कर दिया। किंतु फिर भी मैं कहूँगा कि मित्रों, ये जो पाप, जब भी कोई दुर्योग होता है और उस पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो एक विकल्प के तौर पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई है तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पूर्णतः कोई भी दुर्योग समाप्त नहीं होता है, केवल विकल्प के रूप में थोड़ा सा वो समाप्त कम पड़ता है। लेकिन शनि चूंकि बलवान है एवं गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो लगभग 70 से 80% इनके जो पाप मध्यत्व के प्रभाव है उसमें कमी आ गई। एवं मित्रों, यही कारण था कि भले ही उनको पैतृक संपत्ति के रूप में इतना कुछ न मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने बाहुबल से अपने जीवन में इतना सब कुछ धन एकत्रित कर लिया, क्योंकि शनि इनके स्वग्रही है एवं गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब आप इनका पराक्रम भाव में जो देख पा रहे हैं मित्रों, राहु विराजमान, जो कि 18 अंश 11 कला पर विराजमान है। देखो मित्रों, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, नोट कर लो आप ये। राहु अगर पराक्रम भाव में विराजमान हो, राहु अगर भाग्य भाव में विराजमान हो, या राहु लाभ भाव में विराजमान हो, इन तीनों भाव में अगर कहीं भी विराजमान हो तो राहु बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले बनते हैं। राहु षष्टम में बैठ जाए तो शत्रु अंतर राजयोग बनाते हैं। मित्रों, अगर ये यहाँ पर कहीं पर भी अगर राहु विराजमान है तो राहु जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे एवं व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। अब देखो, राहु कितना बलवान है, 18 अंश पर है और संपूर्ण बलवान है। लेकिन मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, एक सूत्र और नोट कर लो मित्रों। राहु और केतु का कभी भी पता लगाना हो, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा राहु बलवान है अथवा नहीं है, तो सबसे पहले तो आप लग्न को देखिए, किस लग्न में बैठा है। लेकिन उसके अलावा भी मैं एक शॉर्टकट में आपको सूत्र बता रहा हूँ। राहु जिसकी राशि में बैठे हुए उसका राशिपति देख लीजिए आप। राहु किसकी राशि में बैठे? कुंभ राशि शनि की। तो शनि स्वग्रही होकर विराजमान है, यानी कहीं ना कहीं शनि बलवान है तो राहु भी बलवान होंगे। ठीक है मित्रों, अब राहु यहाँ बलवान है तो इस राहु ने इनके पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ा दिया, बहुत अधिक। इनकी जब 7वीं दृष्टि पड़ी भाग्य भाव पर तो भाग्य को बहुत अधिक बढ़ा दिया, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ी लाभ भाव पर तो इनके लाभ को भी इसने एकाएक जागृत कर दिया। संघर्ष तो बहुत किया मुकेश, माफ कीजिए धीरू भाई अंबानी, लेकिन धीरे धीरे इस राहु की दृष्टि ने कहीं ना कहीं इनके लाभ भाव को बहुत हद तक जागृत कर दिया। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज और बता दूं, लाभ भाव का स्वामी इनके व्यय भाव में जाके बैठा है। ये तुला राशि का स्वामी शुक्र व्यय भाव में जाके बैठा है। मित्रों, लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में जाके बैठा तो ये भी एक राजयोग ही होता है। अब आप कहोगे कि राजयोग कैसा हो गया? लाभ का स्वामी व्यय भाव में तो आदमी कमाएगा खर्च कर देगा, ये राजयोग कैसे होगा? मित्रों, राजयोग ऐसे हो गया कि व्यक्ति कमाएगा और खर्च कर देगा। अब खर्च कम करेगा, जब कमाएगा तभी तो खर्च करेगा, अन्यथा कैसे खर्च करेगा? तो इसकी भी गणना, इसको बुरा नहीं माना गया है। ठीक है मित्रों, अब मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं कि इन्होंने जीवन में इतनी उपलब्धि कैसे हासिल की, अब मैं आपको तुरंत प्रभाव बताता हूँ। पराक्रमी है व्यक्ति, बहुत अधिक पराक्रम किया इन्होंने राहु की वजह से। लग्नेश कर्म भाव में जाके बैठ गया, बहुत ज्यादा कर्मठ है व्यक्ति। भाग्येश का लगन में जाके बैठना, यानी व्यक्ति को भाग्य का साथ मिला। जब व्यक्ति को भाग्य का साथ मिला, व्यक्ति लगातार कर्म करता गया, व्यक्ति 2 कदम चला उसको 20 कदम का रिजल्ट मिला। पराक्रमी है व्यक्ति, मेहनत करने से कभी डरा नहीं। सूर्य लग्न में है, जितना ज्यादा व्यक्ति कर्म करता गया उतना ज्यादा व्यक्ति का नाम होता गया। और इन सभी सूत्रों के एक मिश्रण करके अगर अपन मिक्सचर बना लें तो धीरू भाई अंबानी जैसे विशाल
काय और धीरूभाई अंबानी के जैसे महानतम व्यक्ति का जन्म होता है। यही मिश्रण में इनका कुंडली में मैं योग देख पा रहा हूँ। क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। हालांकि मनुष्य गण है तो मनुष्य गण के व्यक्ति जो कि माफ कीजिए, मनुष्य गण है जो कि मनुष्य गण के व्यक्ति भी बहुत हद तक परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। जब कभी उनको लगता है तो वो थोड़ा परिस्थितियों से उसके विपरीत आ जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक लड़ते रहते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी के लिए एक बात कही जाती थी कि रिस्क बहुत ज्यादा लेते थे। रिस्क तो इनके अंदर रिस्क लेने का जो इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ से आया? इस सूर्य ने उनको, ये जो सूर्य लग्न में बैठा है, लग्न यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, इस लग्न में बैठे सूर्य ने इनके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दिया। रिस्क लेवल इनका बहुत बढ़ा दिया। नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मैं ये करूंगा। कोई कहता है यार ये तो नहीं कर सकता, नहीं मैं कर सकता हूँ। एक व्यक्ति जो 500 रुपए से 25 बिलियन डॉलर जिसने इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, कैसे किया? इसी आत्मविश्वास के बल पे। इसी सूर्य ने उनको सब कुछ दिया, इसी सूर्य ने उनको कॉन्फिडेंस दिया, इसी सूर्य ने आत्मविश्वास दिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बस यही सूर्य सब कुछ कराने वाला है। और मित्रों एक चीज और मैं बता दूं, 5 नंबर इनके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी सूर्य की राशि है। अगर मित्रों सूर्य की राशि भाग्य भाव में बैठी हो तो ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो भाग्योदय है वो 22वें वर्ष में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि इन्होंने बहुत मेहनत करी, उनका बहुत देर से भाग्योदय हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों इन ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं 22वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। लेकिन 22वें वर्ष से इनको कहीं ना कहीं चाल मिल गई होगी। अब 1932 का इनका जन्म है मित्रों, तो वो समय तो इनके साथ रहे व्यक्ति बता सकते हैं, और वो भी अब कहाँ जीवित होंगे। तो 1932 में जब इनका जन्म हुआ तो मित्रों इन्होंने 22 वर्ष के जब वो होंगे तब इनको 22वें वर्ष में मित्रों एक कार्य की चाल मिल गई होगी कि हाँ अब इनको आभास होने लग गया होगा 22वें वर्ष में कि यार मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मैं प्रयास तो कर ही सकता हूँ। ठीक है मित्रों, अब एक चीज और मैं बता दूं, अंतिम मैं बताना चाहूंगा मित्रों, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस क्यों रखा? रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस क्यों रखा? क्योंकि इनका धनु लग्न है मित्रों, और धनु लग्न है और धनु राशि है मित्रों। राशि धीरूभाई अंबानी, ठीक है, धनु लग्न है, धीरूभाई अंबानी इनका नाम है। इनकी नाम राशि यानी धनु से लाभ भाव की जो राशि आ रही है, लाभ भाव की राशि यानी 11वें नंबर की कौन सी राशि आ रही है? तो धनु मकर कुंभ मीन, धनु मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला। 9 10 और 11 कौन सी राशि आ रही है? तुला। रिलायंस की कौन सी राशि है? तुला। इसीलिए लाभ भाव में तुला राशि आ रही है, इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रखा। स्वाभाविक है इन्होंने किसी पंडित जी से पूछा होगा, और अवश्य पूछा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति भाव में इतना रहता है, श्रीनाथ जी को इतना मानता है, तो पंडित जी से अवश्य पूछा होगा। उन्होंने बताया होगा कि आप रिलायंस नाम रखिए, और आपके सामने है परिणाम। देखिए आज कितना नाम है रिलायंस इंडस्ट्री का। मित्रों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप हमसे कंसल्ट करना चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।